नमस्कार मित्रों, मैं हूं पांडे। आप मुझे देख पा रहे हैं यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर और सुनियोजित ढंग से हो सके और आपकी पकड़ हिंदी साहित्य पर निरंतर बनती रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बिना देरी किए हुए हम अपने चलते हैं सत्संग की ओर, जहां पर आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। बीसल देवरासु में राजमती के वियोग का 12 मासा वर्णन किस खंड में वर्णित है? प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप बड़े ही आसानी से, बड़ी सरलता से आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर उत्तर दीजिए। बीसल देवरासु में राजमती के वियोग का 12 मासा वर्णन को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बीसल देवरासु है क्या। देखिए, बीसल देवरासु रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाली एक मुक्तक काव्य गेयपद रचना है। तो ये रासो साहित्य क्या चीज होती है? ये क्या है रासो साहित्य? रासो साहित्य को जानने के लिए जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल में प्रवेश करते हैं तो वहां पे हमें रासो साहित्य देखने को मिलता है। रासो साहित्य चारण कवि द्वारा, चारण एक राजस्थान की जात हुआ करती थी, तो चारण कवि द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में, उनके उत्साह वर्धन में, या यूं कहिए कि जो उनकी जो राजसभाओं की जो शोभा बढ़ाते थे, या उनके साथ जो युद्धों में आप आगे पढ़ेंगे जगनी का परमाल रासो आला खंड, उसमें तो बताया गया है कि जो चारण कवि होते थे ये युद्धों में भाग लेते थे और तब उसका जो वो आंखों देखा वर्णन सजीव चित्रण करते थे। तो जो चारण कवि होते थे, मतलब एक संक्षिप्त रूप में आप ये भी कह सकते हो या समझ सकते हो कि चारण कवि द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीरगाथात्मक काव्य लिखा गया उसे हम रासो साहित्य के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आता है बीसल देवरासु। बीसल देवरासु का रचना काल है संवत 1212। संवत 1212 क्यों है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी क्या है? कहानी यह है कि इसकी एक पंक्ति है बीसल देवरासु की जो बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 चीजें सामने निकलकर लाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्ति के आधार पर 2 चीजें सिद्ध की हैं। पहली यह है कि जो उन्होंने रचना काल माना है वो माना है संवत 1212, अर्थात ईस्वी में अगर जानेंगे तो जो हम संवत 1212 से 57 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1155। तो अगर ईस्वी में होगा तो ईस्वी में होगा 1155। ठीक है। तो पंक्ति क्या है? पंक्ति ये है कि 1272 मझार जेठ वदी नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ ही शारदा टूटी ब्रह्म कुमार। ये पंक्ति है। पंक्ति से 2 चीजें क्या निकली हैं? पहली चीज तो ये निकली है कि उन्होंने जो 1272 है उसका अर्थ लिया है संवत 1212, मतलब जो 1272 है उसका अर्थ माना है संवत 1212। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने रासों की उत्पत्ति मानी है आचार्य शुक्ल ने, वो मानी है रसायन से। तो ये प्रश्न भी आगामी परीक्षाओं में विगत कई बार पूछा भी गया है कि आचार्य शुक्ल ने जो रासों की उत्पत्ति मानी वो किस रचना के आधार पर मानी गई है, तो आपका उत्तर सीधा होगा बीसल देवरासु। तो जो रासों की उत्पत्ति मानी है उन्होंने मानी किससे? रसायन से। ठीक है। ये 2 चीज हैं, ये नोट करने वाली चीज है, आप नोट कर सकते हैं। अब आ जाइए अपनी प्रश्न पर। प्रश्न पूछ रहा है कि बीसल देवरासु में राजमती के वियोग का 12 मासा वर्णन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसके जो नायक हैं विग्रहराज चतुर्थ। इसमें नायक हैं विग्रहराज चतुर्थ और नायिका हैं राजमती। राजमती कौन है? राजमती भोजराज परमार की पुत्री हैं। और नायक कौन है? नायक है बीसल देवरासु अर्थात विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ कौन है? ये चौहान वंशीय, अजमेर के चौहान वंशीय शासक हैं। तो नायक को जान लीजिए पहले। नायक हैं बीसल देव जो अजमेर के चौहान वंशीय शासक हैं। और नायिका कौन है? नायिका
राजमती। राजमती कौन है? राजमती भोजराज परमार की पुत्री है। तो इन नायक और नायिका का के प्रेम प्रसंग पर आधारित ये मुक्तक काव्य एक गेयपद रचना है। गेयपद अर्थात गाया जाने वाला काव्य। इसकी कथा 4 खंडों में रचनाकार ने कही है। रचनाकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनको जानिए। रचनाकार कौन है? रचनाकार है नरपति नाग। ये भाट कवि बताया जाता है, चारण कवि हैं। इन्होंने अपने जो भीषण देव रासो के आश्रयदाता कवि थे। इसकी प्रथम खंड में इसमें बताया गया है कि इसमें नायक और नायिका का विवाह वर्णन कथा कही गई है। तो प्रथम खंड में विवाह वर्णन। द्वितीय खंड में क्या होता है? द्वितीय खंड में होता है जब नायक और नायिका का विवाह हो जाता है तो किसी कथन से या किसी राजमती के किसी व्यंग से या किसी कारण से रुष्ट होकर बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं और वहां पर वो 12 मास अर्थात 1 साल तक निवास करते हैं। तो द्वितीय खंड में बताया गया है बीसल देव का उड़ीसा जाना। बीसल देव का उड़ीसा जाना ये द्वितीय खंड की कथा है। तृतीय खंड में बताया गया है कि जब बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं तो राजमती दुखी हो जाती हैं और इनके जो वियोग का 12 मासा वर्णन है ये तृतीय खंड में बताया गया है। तो वियोग के 12 मासा वर्णन, ठीक है। चतुर्थ खंड में बताया गया है। हालांकि तृतीय खंड में ही लास्ट में बीसल देव की उड़ीसा से वापसी हो जाती है। चतुर्थ खंड में बताया गया है कि बीसल देव आते हैं और अपनी के जो ये उसी दरमियान इनके जो राजमती के जो पिता हैं भोजराज परमार, ये अपनी पुत्री को वापस में घर लेकर चले जाते हैं। तो चतुर्थ खंड में की कथा में बताया गया है कि जब बीसल देव आ जाते हैं तो चतुर्थ खंड में ये अपने पत्नी को अर्थात अपने ससुराल अपनी पत्नी को वापस लेकर राजमती को वापस लेकर अजमेर आते हैं। तो संक्षेप में आप ये कह सकते हो कि नायक और नायिका का पुनः मिलन होता है, ठीक है। तो ये 4 खंडों की कथा बीसल देव रासो की है और इसका जो मूल रस है वो श्रृंगार है, जो शैली है वो पिंगल है। पिंगल आप समझ रहे होंगे, जहां पर कर्कश भाषा या युद्ध वर्ण का जो है होता है वहां पे डिंगल शैली होती है और जहां पे पिंगल शैली का हमेशा जहां श्रृंगार पररचना या माधुर्य जो भी हो वहां पे पिंगल शैली का प्रयोग होता है। और ये जो राजमती होती हैं ये प्रोषित पतिका नायिका के अंतर्गत रखी गई हैं। प्रोषित पतिका क्या होता है? प्रोषित पतिका जिसका पति विदेश गया हो उसको प्रोषित पतिका की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो नोट करने वाली चीज है। पहला कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत वियोग के 12 मासा वर्णन का साक्ष्य सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीसल देव रासो से ही प्राप्त होता है। मतलब हिंदी में सबसे पहले 12 मासा वर्णन हमें बीसल देव रासो से ही प्राप्त होता है और वो भी कब? कार्तिक मास से, ठीक है, ये नोट करिए। दूसरी चीज, राजमती जो जिसके व्यंग से उसका पति उड़ीसा चले जाता है उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध हुआ। क्या प्रसिद्ध हुआ? इस समूचे मध्य युग में राजमती के लिए कथन कहा गया कि समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं देखने को मिलती। ये राजमती के प्रसंग में कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो दूसरी चीज ये नोट कर लीजिए कि जो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि समूचे मध्ययुग में जवान की इतनी तेज और मन की खरी नायिका नहीं देखने को मिलती। ये राजमती के लिए कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है।
अब संभवतः आपको आपका उत्तर मिल गया होगा कि तृतीय खंड में कहा गया है राजमती के वियोग का 12 वर्णन तृतीय खंड में वर्णित है। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा। बात तो 100% की सही है, लेकिन कहा किसने इसे? आप एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए और बड़ी ही शालीनता से आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी से कोई मतलब नहीं और डॉक्टर बच्चन सिंह भी नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह टीजीटी पीजीटी के बड़े ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और इसका जो उत्तर है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। खुसरो के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। खुसरो का जन्म हुआ था 1255 एटा जिला पटियाली। इनके विषय में जो ज्यादातर पूछा जाता है, पहली चीज तो इनका मूल नाम जान लीजिए। मूल नाम है इनका मूल नाम अबुल हसन। अबुल हसन मूल नाम। और इनकी जो खुसरो की उपाधि है ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो खुसरो की उपाधि है किसने दिया? इसको दिया है ख्वाजा इजुद्दीन। ये दो चीज नोट करो पहले, ठीक है। फिर देख लीजिए इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, हालाते कन्हैया, ठीक है। और भी है। खालिक बारी है क्या चीज? खालिक बारी है शब्दकोश है। पहेलियां समझ रहे होंगे आप। मुकरिया क्या है? मुकरिया है किसी जैसे कोई पंक्ति कही गई और उसका अर्थ तो सही होता है, वही होता है जो अर्थ सुनने में होता है, लेकिन जब सामने वाला पूछेगा तो जो लिखने वाला होगा ये पंक्ति जिसने भी लिखी होगी वो अपने बात से मुकर जाएगा। ये मुकरिया होता है। मुकरिया और पहेलियां अंतर है। दो सुखने क्या चीज है? दो सुखने हैं जैसे दो पंक्त हैं ये, तो दो पंक्ति का एक ही उत्तर हो। मतलब कि जैसे लिखा है कि घोड़ा आड़ा क्यों, एक ये हो गया, और एक हो गया पान सड़ा क्यों, ये हो गया। अब होना क्या है? दो सुखने का मतलब ये होता है कि दोनों का एक ही उत्तर हो। उत्तर क्या है? एक उत्तर दो कि दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही हो। नीचे आप दो सुखने का मत ये होगा कि आप नीचे आपको लिखना होगा कि फेरा न था। ठीक। मतलब घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, तो उसका उत्तर होगा फेरा न था। ये हो गया दो सुखने का मतलब। गजल आप समझ रहे होंगे। हालाते कन्हैया ये जो है खुसरो की बड़ी ही फेमस रचना है हालाते कन्हैया। ठीक है। एक है नूर सिपहर, याद आ गया, नूर सिपहर। ठीक है।
नजरान हिंद, नजरान ए हिंद। इनके विषय में और जान लीजिए। तूतीय हिंद, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। ये फेमस डायलॉग खुसरो के लिए है। खुसरो कहते थे मैं हिंदुस्तान की तूती। अगर आप मुझसे हिंदी में बात करना चाहते हो तो आप हिंदी में बात करो, मैं आपको कुछ बेहतर और कुछ अच्छा बता सकूं। ये अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं। और ये बेसिकली एक, आप खुसरो के विषय में एक चीज और नोट करिए आप, मैं आपको बता दूं इसी में दो चीजें। एक है तोताए हिंद, तोता ए हिंद, और एक है तूती ए हिंद। ठीक है, तो तोताए हिंद और तूती हिंद ये दो चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो। तोताए हिंद तो इनको कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और तूतीय हिंद इन्होंने स्वयं के लिए कहा है, स्वयं के लिए कहा। ये चीज अमीर खुसरो के लिए ये दोनों चीज बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी आपका उत्तर मिला 2 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने के लिए कहा है। और अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसीदास की किस रचना की पंक्तियां हैं? जाके प्रिय न राम वैदेही, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली। बताइए, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और गीतावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तुलसीदास की रचना की पंक्तियां हैं, तो ये है आपकी विनय पत्रिका की। लेकिन इसके थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ताकि आपको फिर दोबारा अगर प्रश्न आपके सामने आए तो आपको जरा सा भी संशय न रहे इस प्रश्न के विषय में। ऐसा है कि इसके पीछे एक छोटी सी किंवदंती है, उसको हम समझ लेते हैं। ये तो ना सही है कि ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कही गई पंक्ति है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, लेकिन क्यों है और कही किसके लिए गई है? ये पंक्ति है तुलसीदास की, लेकिन कही गई है ये किसके लिए? ये कही गई है मीरा बाई के लिए, मीराबाई के लिए। एक बार मीराबाई कौन है? मीराबाई तीर्थ भक्त शाखा की अनन्य सेविका और प्रसिद्ध कवयित्री हैं। और ये इनका विवाह आपको पता है एक बड़े ही राजघराने में भोजराज के साथ हुआ था। बाद में जब उनका देहांत हो जाता है तो ये भगवान कृष्ण के को ही अपने पति के रूप में ये पा जाना चाहती थी, और उन्हीं के लिए दिन भर सत्संग करना, संतों में बैठना, भजन कीर्तन करना, यही करती थी। तो चूंकि राजघराने से ताल्लुकात था इनका, तो लोगों को लगता था कि जो ये इनका जो कार्य है वो एक मर्यादा के खिलाफ जा रहा है। तो इनको बार बार घर से चेतावनी मिलती थी, बड़ी प्रताड़ना मिलती थी, बड़ी यातना इनको झेलनी पड़ी कि आप ऐसा ना करो, आप घर में ही ये सब करो। लेकिन ये जो है अपने जो इनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम को ये संसार में सर्वमान्य रूप से सबको बताना चाहती थी कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो एक बार जब ये दुख झेलते झेलते ये जब परेशान हो गई, तो उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पे पत्र पे लिखा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र क्या लिखा? पत्र लिखा कि स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण
दूषण हर गोसाई, हो बार प्रणाम करो, अब हरो शोक समुदाई। तो ये जब पत्र मिला तुलसीदास जी को तो उन्होंने पढ़ा, तो उस पर लिखा था कि हे गोस्वामी दास जी, आप अपने कुल के भूषण हो और आप दूसरों का हरण करने वाले हो, और आप मेरे दुखों का हरण करो, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। तो तुलसीदास जी जब पत्र को पाए, तो पढ़े, तो उन्होंने उस पत्र के जवाब में लिखा क्या, लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिन्हे कोटि वैरिसम, यद्यप परम सनी। अर्थात जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही कहा है माता जानकी जी को। जिसके प्रिय भगवान राम और मां जानकी अर्थात मां सीता जिनके प्रिय नहीं है, उनको जो है करोड़ों दुश्मन की तरह तुरंत ही तज देना चाहिए, चाहे वो अपने कितने भी प्रिय न हो। तो जब ये पत्र मीराबाई को मिला तो उन्होंने तुरंत ही अपने घर को त्याग दिया और चली गई वृंदावन, वहीं पर निवास करने लगी, और वहीं पर उनका जो है आगे का सारा जीवन वहीं पर बीता, और उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में न्यौछावर कर दिया। यह है कथा का सार। तो आपको आपका उत्तर मिला होगा कि जो रचना है ये तुलसीदास की तो है ही है, साथ ही ये विनय पत्रिका की रचना है। गीतावली का जो है कवितावली का रचना काल है 1612। और ये विनय पत्रिका का क्या है, विनय पत्रिका क्या है, संभवतः 1582 है। रामचरितमानस आप जान ही रहे होंगे। ये अगर ये संवत में आप पढ़ेंगे तो संवत में है 1631 चैत्र मास, हाँ संवत में 1631। और गीतावली का है 1571, ये कंफर्म है 1571। ये विनय पत्रिका की रचना है। 4 नंबर देख लीजिए, विद्यापति के श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान नहीं। विद्यापति मतलब मैथिल कोकिल, विप्सी ग्राम, बिहार के विप्सी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान नहीं है। नहीं को पहले आप बोला करो। डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा ने तो माना ही माना इनको, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो माना ही है कि श्रृंगारिक कवि है, तो किसने नहीं माना, श्याम सुंदर दास जी। यही है आपका आंसर। ठीक है, यही है आपका आंसर। श्याम सुंदर दास, थोड़ा जानिए इसके विषय। इसमें 3 गुट होता है, एक होता है श्रृंगारिक वाला, श्रृंगारिक, एक होता है भक्त कवि। ठीक है, एक होता है रहस्यवादी। श्रृंगारिक कवि में कौन है, सबसे पहला नाम आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, फिर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे नंबर पर कौन होंगे, तीसरे नंबर पर होंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्त कवि में कौन मानने वाले हैं, एचपी द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है श्याम सुंदर दास, भक्त कवि सुंदर दास। ठीक है,
और इसमें रहस्यवादी में कौन कौन है? ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन। और कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, नागेंद्र भी सिंह आएंगे, नागेंद्र। ठीक है, तो आपके जो, अच्छा और थोड़ा जानिए इसमें, ये श्रृंगारिक कवि, इनको एक इनका कथन है विद्यापति के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनकी जो 3 रचना है, इनकी जो 3 रचना तो इनकी बहुत है, लेकिन जो इनकी 3 फेमस रचना है, पदावली। पदावली ही ऐसी रचना है कि जो सिद्ध करती है कि ये, इनको भक्त कवि ना माना जाए तो ये अच्छा है, श्रृंगारिक कवि है। अच्छा, कथन क्या था इनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन ये था, वो कथन हिंदी साहित्य के प्रत्येक जो भी विद्यार्थी हैं उनको वो कथन रटा रहेगा, रटा होगा, कि आजकल जो आध्यात्मिक चश्मे हैं ये बड़े सस्ते हो गए, जिसे पहनकर लोग जो गीत गोविंद जयदेव है उनकी रचनाओं को भी आध्यात्मिक लोग कहने लगे हैं। याद आ गया होगा शायद आपको। और ऐसे ही मिलता जुलता एक कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा था कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है और इसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। तो इन दोनों ने तो बड़े ही जबरदस्त पुरजोर समर्थन किया कि विद्यापति की कविता है श्रृंगारिक। श्रृंगारिक कहाँ का? क्योंकि निराला ने तो इनकी कविताओं को कह दिया नागिन की लहरें। नागिन की लहर कहा है, आप पढ़ेंगे तो पढ़े होंगे आप। तो विद्यापति की पदावली ही काफी है। बाकी इनकी जो 2 रचनाएं और हैं, कीर्तनलता और कीर्ति पताका, उसमें तो शिव सिंह से उनका, कीर्ति सिंह और शिव सिंह का जो है प्रसिद्धि का वर्णन कहा गया है। इनको भक्त कवि सिर्फ मात्र HP द्विवेदी और श्याम सुंदर दास इनको मानते हैं। बाकी जो लगभग सम्मान मत भी जाता है इनको, इसमें बड़ा इस बात के लिए बड़ा ही विद्रोह हुआ था कि इनकी कविता को माना क्या जाए। तो आगे चलकर यही हुआ कि जब आचार्य शुक्ल ने माना तो ज्यादातर जो है मत इन्हीं के पक्ष में गया। तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि जो विद्यापति की श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान नहीं है। कौन नहीं है? श्याम सुंदर दास। भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? छत्रसाल, सोलंकी राजा और रुद्र और शिवाजी, और इनमें से कोई नहीं। तो भूषण की उपाधि छत्रसाल, शिवाजी, शिवाजी को बखानू के बखानू छत्रसाल को, ये दोनों हैं। तो ये दोनों नहीं किए थे। इनको जो भूषण की उपाधि दी थी वो दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है, ये आश्रयदाता राजा थे। इनके जो है 2 लोग, एक तो थे शिवाजी और एक थे छत्रसाल दशक। छत्रसाल जो है इनके आश्रयदाता राजा हुआ करते थे। और भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि ऐसा कहा किसने?
रामचंद्र शुक्ल ने, कि ऊंचे घोर मंदिर के रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं और कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, और भूषण शिथिल, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डिलाती थी वो बीजन डिलाती हैं, और भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ये भूषण की पंक्ति है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीत काल में भूषण एक वीरगाथात्मक काव्य लिखने वाले कवि हैं। सबसे ज्यादा जो रचना इनकी है वो वीर परक रचना भी मानी जाती है। इनकी जो है कुछ महत्वपूर्ण रचना है उसको आप लिख लीजिए। पहला है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, और क्या है अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास, भूषण हजारा और छंदोदय प्रकाश। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो आपको उत्तर मिला होगा कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। अब आइए ये अपने 7वें प्रश्न पर। समझदार की मौत नामक निबंध के लेखक कौन है? समझदार मौत, समझदार की मौत, और समझदार की मौत के अलावा और किसकी मौत ही होगी? सही बात है, समझदार की मौत। ये क्या है? निबंध है। अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, काशी, काशी 1858। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का नाम जब सबसे पहले आएगा आपके सामने तो आपको सबसे पहली एक चीज याद आनी चाहिए कि बिहारी सतसई पर टीका। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का जब नाम आए तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बिहारी सतसई पर टीका इन्होंने लिखी है। और बाकी जो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग की पहचान के रूप में ही जाना जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह कौन है और प्रताप नारायण मिश्र कौन है? प्रताप नारायण मिश्र को जब आप भारतेंदु को पढ़ेंगे तो ठीक बाद आप प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ेंगे। इनका संबंध किससे, कहां से था? इनका संबंध था कानपुर से। कुछ याद आया? ब्राह्मण पत्रिका, 12 मास ये बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, और बाकी आपके उत्तर हैं अंबिका दत्त व्यास, पार्थी परिकथा रचित उपन्यास, राही मासूम रजा, फर्नीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी नहीं, धर्मवीर भारती नहीं, राही मासूम रजा नहीं, फर्नीश्वर नाथ रेणु। फर्नीश्वर नाथ रेणु का जब भी नाम आएगा सबसे पहला नाम आएगा क्या? प्रथम आंचलिक उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास नाम लीजिए, 1954 ईस्वी। ठीक, क्या है? मैला आंचल। अच्छा, ठीक है। और इसमें है क्या? इसमें जो है
बिहार के पूर्णिया जिला की, बिहार के पूर्णिया जिला है, वहां की जो है, बिहार के, नहीं, सॉरी, यही कंफ्यूजन सबको क्रिएट करता है, बहुत अच्छे समझ लो इसे। एक है मैला आंचल, आंचल 1954, ठीक, और एक है 1957 परती परिकथा, ठीक है। दोनों रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है और दोनों है उपन्यास। मैला आंचल में आपको, अच्छा, दोनों की कथा बिहार से है, बिहार से, ठीक। और इसमें एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखो कि मां से होता है मैला आंचल, तो मां से जब मैला आंचल हुआ, मां से मैला आंचल हुआ, तो मां से हो गया मीरीगंज। अब यही याद कर लेना आप, मीरीगंज, ठीक है। बिहार के मीरीगंज की कथा है। और परती परिकथा, ठीक है, पा से होता है परती, तो पा से हो गया पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला। अब नहीं भूलेगा ना आपको ना हमें, ठीक है। ये दो चीजें आप नोटिस कर लीजिएगा। बाकी मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी है कौन? राजेंद्र यादव की एक इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का, और मन्नू भंडारी का नाम लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा दिमाग में? मन्नू भंडारी सबसे पहले नाम जैसे आएगा सामने, तो सबसे पहले नाम आएगा उनकी जो एक बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास, क्या नाम उसका, आपका बंटी, आपका बंटी, ठीक। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती नाम लो, सबसे पहले सुधा चंद्र, गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, बड़ा ही रोमांटिक उपन्यास है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा का जब नाम लेंगे तो क्या क्या आएगा सामने? आधा गांव, गांव, ठीक। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, ओस की बूंद, ठीक है। कटरा बियाजू, जी इनके प्रश्न उपन्यास, ठीक। आपके उत्तर कौन है? परती परिकथा रचित उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु।